हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है भूगोल प्रथम वर्ष में, वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में भी केवल जो भू आकृति विज्ञान है उसी पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इस पाठ्यक्रम की जो पहली यूनिट है उसका जो पहला अध्याय है वह है भू आकृति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में जानना अनिवार्य होता है। इसलिए लगभग हर सब्जेक्ट में जो पहला अध्याय होता है वो मुख्य रूप से उसकी डेफिनेशंस, उसकी प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में ही होता है। ठीक है, तो आपके भी पहला जो अध्याय है वो यही है, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। देखते हैं क्या होता है भू आकृति विज्ञान। स्थल मंडल के दृश्य भागों अर्थात स्थल रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। इसलिए भू आकृति विज्ञान को स्थल रूपों का विज्ञान कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त किए जाने वाले जियोमॉर्फोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जियो यानी कि पृथ्वी, मॉर्फी या मॉर्फोज यानी कि रूप और लोगोस यानी कि वर्णन से होता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्थल रूपों के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान के अंतर्गत किए जाने वाले उच्चावचों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। उच्चावच का मतलब होता है धरातल की ऊंचाई और नीचाई का जो औसत निकालते हैं हम उसको उच्चावच बोला जाता है, यानी कि ऊंचाई और नीचाई वाले जो क्षेत्र। तो इसमें देखते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को सम्मिलित करते हैं। इनके वितरण, वर्तमान प्रारूप तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में केवल महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को ही सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में हम पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक स्थलाकृतियों जैसे कि पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान तथा झीलों का अध्ययन किया जाता है। इनको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, इनका निर्माण अंतर्जात बलों के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी कि जिन स्थलाकृतियों का निर्माण अंतर्जात बलों द्वारा होता है उन स्थलाकृतियों को हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, जिनमें पर्वत, पठार, भ्रंश, मैदान, झीलें आदि शामिल की जाती है। आगे देखते हैं, इन स्थलाकृतियों के अध्ययन के लिए पृथ्वी के अंतर्जात बलों तथा प्रक्रमों के स्वरूप तथा क्रियाविधि का अध्ययन भी आवश्यक होता है, यानी कि इनकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत होते हैं वो भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा जो उच्चावच है हमारा वह है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इसके अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमों, वायुमंडल से उत्पन्न जैसे कि जल, सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद एवं परिमानी, इनके द्वारा जो अपक्षीय अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकार की उत्पत्ति एवं विकास का गहन अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी बहिर्जात प्रक्रम है, जिनमें नदी हो सकती है, हिमनद हो सकता है, वायु हो सकती है, इनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है जैसे कि गोर्ज, कैनियन, हिमगुआर, डेल्टा, जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं ये सारी की सारी तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आती है। और मुख्य रूप से इनका निर्माण अपक्षीय अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आप इसको विषय क्षेत्र में भी शामिल कर सकते हो। यहाँ पर इन स्थल रूपों को निर्मित, प्रभावित एवं परिमार्जित करने वाले प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से अनाच्छादनात्मक प्रक्रम कहते हैं। डेनुडेशनल प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंतर्गत अपक्षीय तथा अपर्दन को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं, जियोमॉर्फोलॉजी की कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों द्वारा दी गई है, तो उनके नाम देख लेते हैं हम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। जैसे कि
इसका जनक पूछा जा सकता है हमसे, तो अगर भौतिक भूगोल का जनक पूछा जाए आपसे, या यूँ कहें कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, या यूँ कह दें कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो हमें ये चीज़ें भी मालूम होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको मैं भूगोल का जनक बता देता हूँ। भूगोल का जनक मुख्य रूप से हिकेटियस को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है जस्ट पीरियडस, और इस जस्ट पीरियडस को हम अगर हिंदी में देखें तो इसको पृथ्वी का विवरण कह सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वो इरेटोस्थनीज है। ये दोनों ही विद्वान ग्रीक विद्वान है, यूनानी विद्वान है, ठीक है। भूगोल की दो शाखाएं हुई मुख्य रूप से। पहली शाखा भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जो जनक हुए वो पोसिडोनियस हुए, और मानव भूगोल के जो जनक हुए वो फ्रेडरिक रेटजेल हुए। अब भौतिक भूगोल की 3 शाखाएं हैं मुख्य रूप से, वैसे 4 है लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान में हम 3 शाखाओं का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। एक तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृतिक विज्ञान, एक है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान, और एक है अपनी ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। तो जो अपनी भू आकृति विज्ञान है जिसको हम इस सेमेस्टर में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वो है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान जो है उसका जनक माना जाता है अल्बर्ट पेंक को। अल्बर्ट पेंक को आपने वाल्टर पेंक का नाम सुना होगा, तो जो वाल्टर पेंक है उनके पिताजी हैं अल्बर्ट पेंक, और ये भी कह सकते हैं हम कि जियोमॉर्फोलॉजी के पिताजी भी, फादर भी कौन है, अल्बर्ट पेंक। इसलिए ध्यान रखना भू आकृति विज्ञान के जनक कौन है, अल्बर्ट पेंक। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ। तो थॉर्नबरी के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, परंतु इसमें अंतः सागरीय रूपों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि आकृतियों का अध्ययन, भू आकृतियों का अध्ययन। तो भू आकृतियाँ सागरीय भागों में भी हो सकती है, तो उनका भी अध्ययन थॉर्नबरी ने इसमें शामिल किया है। स्टालर के अनुसार भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है जो सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है। एल ब्लूम के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है। वार्सेस्टर के अनुसार वार्सेस्टर महोदय ने इसे पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन करने वाला विज्ञान कहा है। इनमें से आप कम से कम 3 परिभाषाएं अच्छे से याद करें, रटें, ठीक है, रट लीजिएगा, क्योंकि विद्वानों के अनुसार तो हम परिभाषाएं समझ में कम और रटने में ज़्यादा आती है, ठीक है। तो कम से कम 3 परिभाषाएं आप इसमें से याद कर लें अच्छे से। आगे देखते हैं भू आकृति विज्ञान। यह भूपटल के विभिन्न रूपों, उनकी उत्पत्ति, इतिहास तथा विकास की व्याख्या करता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इन परिभाषाओं का कि भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसको भी आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो। भू आकृति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें स्थल रूपों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये इन सभी परिभाषाओं का, डेफिनेशंस का सार निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तो ये जो लास्ट है निष्कर्ष हमारा, इसको भी आप डेफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हो, यानी कि भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें न केवल स्थल रूपों के आकार का अध्ययन किया जाता है, अपितु इन स्थल रूपों पर क्रियाशील अपर्दनात्मक एवं निक्षेपणात्मक प्रक्रमों की भी व्याख्या समयानुसार क्रमबद्ध विकास के आधार पर की जाती है। देखते हैं हम अपर्दन और निक्षेपण भी इसमें पढ़ा जाता है, देखा जाता है। ध्यान रखें कि भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी सतह पर विद्यमान स्थल रूपों का, उनके ऐतिहासिक विकास क्रम का तथा उन प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जिनसे स्थल रूपों का निर्माण होता है। इन प्रक्रमों में विवर्तनिक शक्तियाँ, जिनमें उत्थान, अवतलन, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण आदि महत्वपूर्ण है। इन सभी का हम इसमें विस्तार से अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल और भू विज्ञान यानी कि अर्थ साइंस दोनों ही भू आकृति विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों का स्थानिक पैमाने पर यानी कि ऊर्मिकाओं से लेकर पर्वतों तक, और कालिक पैमाने पर यानी कि सेकंड से लेकर लाखों वर्षों तक अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः स्थल रूप जिन पदार्थों से बने हैं यानी कि सेल और आवरण सामग्री तथा जो प्रक्रम एवं बल इन पदार्थों पर क्रियाशील रहते हैं के बीच संतुलन के प्रतीक
हैं। अपक्षय और अपरदन के प्रक्रम सम्मिलित रूप से क्रियाशील रहकर जहाँ एक और स्थल रूपों का विनाश करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे स्थल रूपों का सृजन अथवा निर्माण करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि पृथ्वी सतह पर तल सेल अथवा आधार प्रस्तर यानी कि बेडरॉक्स, आधार सेल और मिट्टी जैसे निष्क्रिय पदार्थों पर जलवायु और भूपृष्ठीय गतियों जैसे क्रियाशील कारकों के सक्रिय होने से स्थल रूपों का निर्माण होता है। यानी कि कई ऐसे कारक होते हैं जिनसे स्थल रूपों का निर्माण होता है। केवल एक कारक को हम इसमें महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक प्रक्रमों में गुरुत्व बल महत्वपूर्ण चालक शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो मुख्य रूप से इसमें भागीदारी निभाती है, क्योंकि कई सारी स्थलाकृतियाँ जो है वो गुरुत्व बल से भी प्रभावित होती है, जैसे कि लैंडस्लाइड है, अर्थ मूवमेंट है, मास मूवमेंट है। ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुत्व बल के कारण संचालित होती है। गुरुत्व बल के अतिरिक्त सूर्य ताप तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान ऊर्जा भी भू आकृतिक प्रक्रमों के संचालन में सहायक होती है। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। एक मिनट रुकिए। हाँ, गुरुत्व बल के अतिरिक्त सूर्यताप तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान ऊर्जा भी भू आकृतिक प्रक्रमों के संचालन में सहायक होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान ऊर्जा भ्रंशन क्रिया को जन्म देती है। इस दृष्टि से पृथ्वी की उत्पत्ति, आकार, सौरमंडलीय संबंधों, गतियों, शक्तियों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन भी भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। ये इसका विषय क्षेत्र में भी शामिल कर सकते हो आप इसको। भूदृश्य या दृश्य भूमि के मानव कल्याणकारी उपयोग हेतु स्थल रूपों का अध्ययन एवं उनका सम्यक ज्ञान एक व्यवहारिक आवश्यकता बन गई है, विशेषकर वर्तमान समय में, जबकि भूदृश्य में होने वाले कुछ परिवर्तन मानव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के लिए विपत्ति कारक बन चुके हैं। हाँ, जैसे कि कई सारे भूकंप हैं, ज्वालामुखी है, बाढ़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें विपत्तिकारी बन चुके हैं। तो इनके समाधान के लिए भी हमें इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी हो गया है। इसी कारण से वर्तमान में मानवीय कार्यों के भू आकृतिक प्रक्रमों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाने लगा है। हाँ, भूकंप, ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं हम, बाढ़ों का अध्ययन करते हैं, लैंडस्लाइड का अध्ययन करते हैं, हिमस्खलन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं विषय क्षेत्र, भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। ये प्रकृति हो गई, ऊपर वाली जो थी वो प्रकृति और परिभाषाएं हो गई हमारी। और अब देख लेते हैं थोड़ा सा विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र में हालांकि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ एक पर्टिकुलर इसको नाम देकर, विषय क्षेत्र नाम देकर अध्ययन कर रहे हैं। वैसे आपको सारा ही लिखना है इसमें। देख लेते हैं विषय क्षेत्र। विकासवादी भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों के विकास क्रम का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत क्षेत्र के भू आकृतिकीय विकास की प्रमुख घटनाओं का तिथिकरण किया जाता है, यानी कि कब किस धरातलीय स्थलाकृति का निर्माण हुआ, कब विनाश हुआ और कब विनाश और विकास जारी हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। डेविस ने स्थल रूपों के विकास क्रम को अपरदन चक्र के द्वारा समझाया है, जिसमें तीव्र ढाल समय के साथ अंततः धीमे ढाल वाले पेनीप्लेन यानी कि संप्राय मैदान में बदल जाता है। अन्य भू आकृति विज्ञान वेताओं, जिन्हें आच्छादनात्मक कालक्रम विज्ञान वेता कहा जाता है, ने बताया है कि किस तरह प्रादेशिक स्थल रूप समय के साथ हुए अपरदन एवं भूपृष्ठीय सतह के उत्थान की तीव्रता अथवा दर के अनुरूप विकसित हुए हैं। इन्होंने भूतकाल की अपरदनात्मक सतहों पर तिथिकरण द्वारा स्थल रूपों के विकास को समझाने का प्रयास किया। कुछ भू आकृति विज्ञान वेताओं ने परिवर्तित जलवायु के प्रभावों द्वारा स्थल रूपों के विकास को समझाया है। जलवायु भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों और उनके ऊपर क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रमों को प्रादेशिक जलवायवीय दशाओं से संबंधित कर अध्ययन किया जाता है। जैसे ठंडे क्षेत्रों में विद्यमान जलवायवीय दशाओं में हिमनद एक प्रभावी भू आकृतिक प्रक्रम है जो भूदृश्य में परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार वनस्पति विहीन रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रम है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भू आकृतिक प्रक्रम हो सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर नदियाँ अधिक है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर नदियाँ भी मुख्य रूप से भू आकृतिक प्रक्रम हो सकती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, वनस्पति विहीन क्षेत्रों में पवन मुख्य भू आकृतिक प्रक्रम हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग जलवायु के हिसाब से भू आकृतिक प्रक्रम परिवर्तित हो सकते हैं। आगे देखते हैं चट्टानों के प्रकारों, भूगर्भिक संरचना, वलन और भ्रंश के स्थल रूपों पर
प्रभावों का अध्ययन संरचनात्मक भू-आकृति विज्ञान में किया जाता है। अधिकांश भू-आकृतिक प्रक्रमों की क्रियाशीलता चट्टानों की कठोरता और कोमलता से प्रभावित होती है। इस तरह अधिकांश ढाल रूप चट्टानों की कठोरता और विन्यास के अनुरूप विकसित होते हैं। स्थल रूपों पर क्रियाशील प्रक्रमों यानी कि अपक्षीय अपरदन की तीव्रता और प्रकृति का अध्ययन प्रक्रम भू-आकृति विज्ञान में किया जाता है। यानी कि भू-आकृति विज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं यहाँ पर हम इसमें कर सकते हैं और उनका भी हम अलग अलग पर्टिकुलर उन्हीं बिंदुओं के अकॉर्डिंग उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी में नदी बेसिनों और पहाड़ी ढालों पर होने वाले शैल पुंज प्रवाह यानी कि मास फास्टिंग का अध्ययन किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, द्रव्यमान संचलन मास मूवमेंट वही है ये। इन गतिशील प्रक्रमों की क्रियाविधि पर मानव के क्रियाकलापों से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन जैव भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। मानव ने अपनी गतिविधियों के दौरान विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रमों की क्रियाविधि में परिवर्तन ला दिया है। भूमि उपयोग में परिवर्तन तथा वन विनाश से मृदा अपरदन बढ़ा है। इसी प्रकार अम्ल वर्षा से शिलाओं के विघटन की प्रक्रिया तीव्र हुई है। मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए भू आकृति विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान के उपयोग का अध्ययन व्यावहारिक भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। एप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी हो सकता है ये, यहाँ पर इसको अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी कह सकते हैं हम। आज संपूर्ण विश्व में तटीय भागों में अपरदन, हिमनदों का पिघलना और उनकी गति का तीव्र होना, भूस्खलन, जल संयोजकों का अपरदन, बांधों में अवसादों का जमाव, मरुद्यानों और परिवहन मार्गों पर बालू का स्तूपों का विस्तार, उत्खात भूमि का विस्तार आदि जैसी समस्याओं की मॉनिटरिंग, पहचान और प्रबंधन में व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर यह अध्याय आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। इसमें मुख्य रूप से आपको डेफिनेशंस देखनी है, प्रकृति देखनी है, यानी कि भू आकृति विज्ञान का नेचर कैसा है, किस तरह से उसमें चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, किन किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। विषय क्षेत्र में आप प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों को शामिल कर सकते हो। और फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।